हाय एवरीवन, मैं दीपिका मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कल खनिज लवण के बारे में, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आयरन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आयरन। इसको लोहा भी कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था, जब प्रोटीन में पढ़ा रही थी तो उसमें हमने साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन के बारे में बताया था ना। तो साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन का निर्माण हमने किससे बोला था? संयुक्त प्रोटीन का निर्माण साधारण प्रोटीन और एक अन्य तत्व के मिलने से होता है। किससे? साधारण प्रोटीन और एक अन्य तत्व के मिलने से संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है। संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है, ये हमने बताया था ना। तो साधारण प्रोटीन क्या है? ग्लोबिन। और अन्य तत्व में हमने क्या बोला था? हिम, यानी लोहा। इसके मिलने से संयुक्त प्रोटीन बनता है। तो ये वही हिम, यही लोहा जो है, ये आपका आयरन है। ये अन्य तत्व हो गया। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। इन दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि हमारा संयुक्त प्रोटीन होगा। हमने आपको प्रोटीन के चैप्टर में बताया था कि संयुक्त प्रोटीन का निर्माण साधारण प्रोटीन और एक अन्य तत्व के मिलने से होता है। तो साधारण प्रोटीन हमारा ग्लोबिन हो गया, अन्य तत्व हिम यानी लोहा यानी आयरन हो गया। ये हमने आपको, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये संयुक्त प्रोटीन, इन दोनों के मिलने से संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन। तो आयरन हमारा क्या है? लोहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आयरन के बारे में। आयरन जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आयरन 4 से 5 ग्राम तक पाया जाता है। कितना ग्राम? 4 से 5 ग्राम तक एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आयरन पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और क्या करता है? मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, विभिन्न एंजाइमों के निर्माण का भी कार्य करता है। और यह जो है एंजाइम का निर्माण और ट्रांसफेरिन एवं सिडरोफेरिन के निर्माण का कार्य करता है। ट्रांसफेरिन हमारा क्या है? ट्रांसफेरिन जो है, यह रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या? ट्रांसफेरिन। तो आयरन हमारा ट्रांसफेरिन और सिडरोफेरिन के निर्माण का कार्य भी करता है। और यह प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना आयरन पाया जाता है? 4 से 5 ग्राम तक आयरन पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 ग्राम तक आयरन यानी लोहा, आयरन पाया जाता है। ओके। और यह, इसका कार्य क्या है? यह हीमोग्लोबिन के निर्माण का कार्य, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। ओके। और यह क्या कार्य करता है? और यह विभिन्न एंजाइमों के भी निर्माण का कार्य करता है। एंजाइम्स का निर्माण। और क्या करता है? यह पेशियों के संकुचन में भी यह सहायक होता है। पेशियों के संकुचन में सहायक। और कोशिका, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण का कार्य करता है।
प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में यह सहायक होता है। और क्या करता है यह ट्रांसफेरिन और सिडरोफेरिन के निर्माण का कार्य करता है। किसके? यह ट्रांसफेरिन और किसके? सिडरोफेरिन के निर्माण का कार्य करता है। और क्या करता है? सिडरोफेरिन आपका क्या है? यह ट्रांसफेरिन आपका रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में पाया जाता है। ओके, आई बात समझ में? यह रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। ट्रांसफेरिन और सिडरोफेरिन के निर्माण का कार्य क्या करता है? आयरन करता है। तो यह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना पाया जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में 4 से 5 ग्राम तक आयरन पाया जाता है। और यह हीमोग्लोबिन के निर्माण का भी कार्य करता है। विभिन्न एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है। पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। और प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण का भी कार्य हमारा आयरन यानी लोहा करता है। और यह ट्रांसफेरिन और सिडरोफेरिन के निर्माण का कार्य करता है। ट्रांसफेरिन जो है यह आपके रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। सिडरोफेरिन ओके, तो आई बात समझ में? आयरन की मात्रा हमारे बॉडी में इतनी होनी चाहिए और यह आयरन के कार्य है। तो इस क्या है? और यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है ना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना 14 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में 14 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक महिला में, साधारण स्त्री में 12 से 13 मिलीग्राम प्रति 100 ml पाया जाता है। और गर्भवती स्त्रियों में 13 से 15 मिलीग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और शिशुओं में 11 से 12 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? आप लोग बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? कोई बताएगा? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना? 4 से 5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना? 4 से 5 लीटर। और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 14 से 16 मिलीग्राम 14 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन
की मात्रा होती है। कितनी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में? 14 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। और एक स्त्री में यानी महिला में कितना होता है? 12 से 13। महिलाओं में 12 से 13 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। ओके। और गर्भवती स्त्री में कितना होता है? गर्भवती स्त्रियों में 13 से 15 मिलीग्राम स्त्रियों में 13 से 15 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13 से 15। और शिशुओं में 11 से 12 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। कितना होता है? शिशुओं में 11 से 12 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ओके। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 14 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। और महिलाओं में 12 से 13 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए और गर्भवती स्त्रियों में 13 से 15 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए और शिशुओं यानी छोटे बच्चों में 11 से 12 मिलीग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? आयरन प्राप्ति के स्रोत हैं आपके, जैसे हुआ आपका मांस, मछली, अंडा। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां और तिल हो गया, गुड़ हो गया, दाल और बथुआ और पुदीना, ये सभी हमारे आयरन प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। और दूध से बने पदार्थ जो है वो निकृष्ट आयरन प्राप्ति के स्रोत है। और हमारे जैसे ये क्या हुआ, वनस्पति तेल, वसा, शर्करा, इन सभी में आयरन की उपस्थिति नहीं होती है। किसमें? वनस्पति तेल, शर्करा, वसा, इन सभी में आयरन की उपस्थिति नहीं होती है। तो आयरन प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है? स्रोत क्या है? यकृत, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, ये सभी इसके उत्कृष्ट स्रोत हैं। और क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, गुड़, तिल और बथुआ आता है ना साग में,
और पुदीना, ये सभी भी इसके उत्तम स्रोत है। किसके? आयरन प्राप्ति के उत्तम स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गुड़, तिल, बथुआ, पुदीना, ये सभी उत्तम श्रेष्ठ है। और दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ इसके निकृष्ट स्रोत है, या इसमें यानी आयरन की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, निकृष्ट स्रोत है। और वसा, वनस्पति तेल, वसा, शर्करा, वनस्पति तेल, वसा, शर्करा, इन सभी में आयरन अनुपस्थित होता है। वसा, शर्करा में आयरन नहीं होता। ओके, तो यकृत, मांस, मछली, अंडे का पीले भाग इसके उत्कृष्ट स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, गुड़, तिल, बथुआ, पुदीना उत्तम स्रोत है इसके। दूध और दूध से बने पदार्थ में ना के बराबर या नहीं पाया जाता, निकृष्ट स्रोत है। और वनस्पति तेल, वसा, शर्करा, इन सभी में आयरन की उपस्थिति नहीं होती है। ओके, अब जो है आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हम रक्त अल्पता कहते हैं। तो यह जो है एनीमिया जो है रक्त अल्पता, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, और एक होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया, और एक होता है आपका माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया। आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो है ये फोलिक अम्ल, जिसे विटामिन एम भी कहते हैं, यानी विटामिन एम की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। और पर्नीशियस एनीमिया जो है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया जो है ये विटामिन 6 की कमी से होता है। इस तरह से एनीमिया यानी रक्त अल्पता को 3 भागों में 3 प्रकार के देखे जाते हैं। एनीमिया यानी रक्त अल्पता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आयरन की कमी, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया क्या हो जाता है? एनीमिया यानी रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है। तो यह एनीमिया यानी रक्त अल्पता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एनीमिया 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा हुआ आपका? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा क्या हुआ? पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा होगा? पर्नीशियस एनीमिया। और तीसरा माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया। कौन कौन से? मेगाब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया और माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया। ये आपका
फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल जिसको विटामिन एम भी कहा जाता है। कौन सा? विटामिन एम को ही फोलिक अम्ल कहा जाता है, यानी विटामिन एम की कमी से होता है। विटामिन एम की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। और पर्नीशियस जो है विटामिन B12 की कमी से, किसकी? विटामिन B12 की कमी से। और साइट्रिक एनीमिया जो है यह किसकी कमी से होता है? या विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से होता है। ओके, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक अम्ल यानी विटामिन एम की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। और माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया जो है विटामिन 6 की कमी से होता है, यानी आयरन यानी लोहा की कमी से रक्त अल्पता होती है, जिनको हम एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी कहते हैं। इन सभी नामों से जाना जाता है। और एनीमिया यानी रक्त अल्पता को एनीमिया 3 रूपों में देखने को मिलती है: मेगाब्लास्टिक, पर्नीशियस और माइक्रोसाइट्रिक। ओके, अब रक्त अल्पता के लक्षण क्या हैं? रक्त अल्पता में जो है जल्दी जल्दी सांस फूलना, त्वचा पर पीला पड़ जाना, और क्या है? पाचन संस्थान का ठीक से कार्य न करना, यानी पाचन संस्थान में गड़बड़ी हो जाना, और शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। क्या होता है? जल्दी जल्दी सांस लेना, त्वचा में पीलापन पड़ जाना, और पाचन संस्थान का सही से कार्य न करना, और शरीर में यानी हमारी बॉडी में ब्लड की कमी से क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है। रक्त अल्पता के लक्षण क्या है? सांस फूलना, और क्या है? त्वचा का पीला होना, पाचन संस्थान में गड़बड़ी होना, पाचन संस्थान में गड़बड़ी, और क्या है? पाचन संस्थान में गड़बड़ी हो जाती है और शरीर में सूजन हो जाता है। शरीर में सूजन। ओके, तो लोहा यानी आयरन की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता के यानी एनीमिया में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब रक्त अल्पता के कारण क्या है? रक्त अल्पता जो है इसकी कमी के कारण क्या है? जैसे हमारे शरीर में जब आयरन यानी लोहा की जब कमी हो जाएगी तो भी हमारे शरीर में रक्त की यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। और विटामिन B12 की कमी से भी होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है, और विटामिन बी के जितने समूह हैं उनकी कमी से रक्त अल्पता होती है। और क्या होता है? किसकी कमी से होती है? यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण भी होती है, जिसे हम PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहते हैं। इनके कारण भी रक्त की कमी हो जाती है। पेंटाथोनिक अम्ल की कमी से भी होता है, तांबे की भी कमी से होता है, और
लोहे के अवशोषण में बाधक तत्व ऑक्जेलेट और फाइटेट के कारण। जैसे लोहे का जो अवशोषण है वो ऑक्जेलेट और क्या करता है, फाइटेट के कारण होता है ना। तो जब इसकी कमी हो जाती है तब लोहे यानी आयरन का अवशोषण हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है और रक्त की कमी हो जाती है। तो लोहे के अवशोषण करने वाले जो तत्व हैं उनकी जब कमी हो जाती है तो भी रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता के कारण लोहे यानी आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, पेंटाथोनिक अम्ल की कमी, अम्ल की कमी से होता है। पेंटाथोनिक अम्ल क्या है, विटामिन B5। कौन सा है, विटामिन B5 को ही हम पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं। की कमी से भी आयरन की पेंटाथोनिक अम्ल यानी विटामिन B5 की कमी से आयरन की रक्त अल्पता हो जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, के कारण और तांबा यानी कॉपर की कमी से कॉपर की कमी होने पर विटामिन बी समूह की कमी होने पर समूह की कमी से विटामिन बी समूह की कमी से और विटामिन B6 राइबोफ्लाविन और नियासिन की कमी से विटामिन B6 राइबोफ्लाविन और नियासिन की कमी से यह होता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं विटामिन बी समूह की कमी से रक्त अल्पता होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण रक्त अल्पता होती है और तांबा कॉपर की कमी के कारण। ओके, लोहे के अवशोषण में बाधक तत्वों के कारण भी इसकी कमी हो जाती है। लोहे के अवशोषण में बाधक तत्व, लोहे के अवशोषण में बाधक तत्वों के कारण। जैसे जब हमारी बॉडी में लोहे का अवशोषण यानी आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो भी रक्त की कमी हो जाती है। अब ये बाधक तत्व कौन से हैं, ऑक्जेलेट और फाइटेट। बाधक तत्व कौन से हैं, ऑक्जेलेट और फाइटेट। ऑक्जेलेट और फाइटेट ये क्या है, लोहे के अवशोषण में बाधक तत्व ऑक्जेलेट और फाइटेट हैं। जब हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। तो
आयरन यानी लोहे की कमी से रक्त अल्पता होती है, विटामिन बी की कमी से, पेंटाथोनिक अम्ल यानी विटामिन बी5 की कमी से, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीईएम प्रोटीन एनर्जी malnutrition के कारण रक्त अल्पता हो जाती है, इसमें प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है। और तांबा यानी कॉपर की कमी के कारण विटामिन बी समूह के कमी से यह होता है। विटामिन बी6, राइबोफ्लाविन, नियासिन इन सभी की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं विटामिन बी समूह की कमी से रक्त अल्पता होती है। अब हम इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आयोडीन। आयोडीन के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना। आयोडीन हमारा किससे संबंधित है? थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित होता है। आयोडीन, इसका संकेत क्या है? I2। तो यह हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित होता है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह उपापचय आधारीय उपापचय दर को नियमित और नियंत्रित करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में भी हमारा आयोडीन सहायक होता है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास का कार्य करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, शिशु के विकास में और ताप को नियंत्रित करने का कार्य भी आयोडीन करता है। ओके, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी यह कम करता है। किसकी मात्रा को? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आयोडीन कम करता है। और क्या करता है? यह थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण भी करता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। ओके, और शिशु के मानसिक विकास तथा ताप के नियंत्रण में आयोडीन सहायक होता है। शिशु के मानसिक विकास और ताप के नियंत्रण में सहायक होता है। और यह आधारीय उपापचय दर को नियमित एवं नियंत्रित करता है। क्या करता है? आधारीय
उपापचय दर को नियमित एवं नियंत्रित करता है। तो आयोडीन जो है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित है। यह शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी आयोडीन कम करने का कार्य करता है और आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का कार्य करता है। यह शिशु के मानसिक विकास और ताप को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है और आधारीय उपापचय दर को नियमित एवं नियंत्रित करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना आयोडीन युक्त आहार करिए, क्योंकि यह हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में और उपापचय की दर को नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल में, इन सभी में इसकी बहुत मेन भूमिका होती है। ओके, तो इसके स्रोत क्या है? आयोडीन के स्रोत क्या है? आयोडीन जो है समुद्री नमक, समुद्री मछलियों, समुद्री घास, इन सभी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? समुद्री नमक, मछलियां और समुद्री घास में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयोडीन की प्राप्ति का स्रोत क्या है? नमक ही तो है स्रोत। प्राप्ति का स्रोत समुद्री मछलियां, नमक, समुद्री नमक और समुद्री घास, ये सभी क्या है? घास आयोडीन के उत्तम स्रोत है। इसलिए सब लोग कहते हैं हम लोग ना कि आयोडीन युक्त नमक का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है या शारीरिक वृद्धि और विकास का कार्य भी करता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। या दूध और दूध से बने पदार्थ में दूध से बने पदार्थ और मांस में कितनी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है? 40 माइक्रोग्राम। कितना? दूध या दूध से बने पदार्थ में और मांस में आयोडीन की मात्रा 40 माइक्रोग्राम तक होती है। कितनी? 40 माइक्रोग्राम। दूध से बने पदार्थ और मांस में 40, और अंडे में जो है इसकी मात्रा कितनी होती है? अंडे में 90 माइक्रोग्राम तक इसकी मात्रा पाई जाती है। कितनी? 90 माइक्रोग्राम तक। और अनाज में 30, हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर शेष सभी सब्जियों और अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर या आयोडीन कितनी मात्रा में पाई जाती है? 30 माइक्रोग्राम तक आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर जितनी भी सब्जियां हैं उनमें और हमारे अनाज में 30 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है।
और फल में, फ्रूट्स में कितने पाए जाते हैं? हमारे फल में 20 माइक्रोग्राम तक आयोडीन पाया जाता है। कितना? 20 माइक्रोग्राम। तो आयोडीन प्राप्ति के स्रोत समुद्री मछलियां, समुद्री नमक, समुद्री घास, ये सभी आयोडीन प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ तथा मांस में 40 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है। अंडे में 19 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर जितनी भी सब्जियां हैं वे सभी, और हमारे अनाज में 30 माइक्रोग्राम तक आयोडीन पाया जाता है। और हमारे फ्रूट्स में 20 माइक्रोग्राम तक आयोडीन पाया जाता है। अब आयोडीन की कमी से होता क्या है? आयोडीन की कमी से झींगा हो जाता है। देखते ना झींगे में क्या होता है, गले में ऐसे स्वेलिंग सी हो जाती है, गला उभरा हुआ निकला हुआ सा दिखता है ना। तो आयोडीन की कमी से झींगा हो जाता है, जिसको हम गलगंड भी कहते हैं। और क्रिटिनिज्म हो जाता है, जो कि बच्चों में होता है। और मिक्सिडिमा जो होता है यह वयस्कों में होता है। तो वयस्कों में मिक्सिडिमा हो जाता है और बच्चों में क्रिटिनिज्म हो जाता है। और आयोडीन की कमी से क्या देखने को मिलता है? घेंघा यानी गलगंड। आयोडीन की कमी, इसमें घेंघा यानी गलगंड, और क्या होता है? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म या बच्चों में होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। और मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा किसमें होता है? या वयस्कों में ज्यादातर देखने को मिलता है। वयस्कों में होता है। घेंघा यानी गलगंड, इसमें गला सूज जाता है, उभरा हुआ सा दिखता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। बच्चों में क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है, वयस्कों में मिक्सिडिमा आयोडीन की कमी से होता है। और इसकी अधिकता से, इसको नोट कर लीजिए। और आयोडीन की अधिकता अधिकता से क्या होता है? निरोध सेंधी यह भी गले से ही संबंधित है। यह आयोडीन की अधिकता से क्या होता है? निरोध सेंधी गलगंड, प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग और ग्रेवी का रोग। किसका? ग्रेवी का। तो आयोडीन की अधिकता से नेवोसेल्फी गलगंड हो जाता है, प्लूमर और ग्रेवी नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की मात्रा अधिक लेने पर यह होता है। अब हमारा आयोडीन भी हो गया, आयरन भी हो गया। अब हम लोग फ्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप सभी।
फ्लोरीन हमारा जो होता है यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह मिट्टी तथा जल में पाया जाता है। मिट्टी और जल में किसके रूप में पाया जाता है? यह क्लोराइड के रूप में मिट्टी और जल में पाया जाता है। यह हमारे अस्थियों के लिए और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह दांत को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है और अस्थियों के खनिजीकरण के लिए फ्लोरीन आवश्यक होता है। तो फ्लोरीन जो है इसका संकेत क्या है? Fe। तो यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। यह कहाँ पाया जाता है? यह भूमि और जल में पाया जाता है। यह भूमि और जल में पाया जाता है और भूमि और जल में यह जो है किसके रूप में पाया जाता है? क्लोराइड के रूप में। किसके रूप में? क्लोराइड के रूप में। पाया जाता है। यह जो हमारी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह भूमि और जल में पाया जाता है, लेकिन यह जो है क्लोराइड के रूप में भूमि और जल में पाया जाता है। हमारा क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में भूमि और जल में पाया जाता है। यह दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और क्या है? अस्थियों के खनिजीकरण के लिए भी यह आवश्यक है। हमारी जो अस्थियां हैं उनके खनिजीकरण में भी इसका मेन रोल होता है। अस्थियों के खनिजीकरण में आवश्यक। ओके, यह दांतों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य और अस्थियों के खनिजीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। जल में जो होता है, हमारे जो जल है, जल में क्लोरीन जो है 1 से 2 ppm तक पाया जाता है। कितना? 1 से 2 ppm तक जल में क्लोरीन पाया जाता है। 1 से 2 ppm क्लोरीन पाया जाता है। पाया जाता है। ये ppm क्या है? ppm का मतलब क्या है? पार्ट पर मिलियन। क्या है? ppm का मतलब पार्ट, ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। ओके, पार्ट पर मिलियन। ppm जो है ये क्या करता है? यह जल की सांद्रता को मापने का काम करता है। जल की सांद्रता को मापता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे या ppm क्या है? तो ये ppm जो है ये जल की सांद्रता को मापता है और ppm का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। तो जल में जो है, हमारे जो वाटर है उसमें
1 से 2 ppm फ्लोरीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है फ्लोरीन? 1 से 2 ppm तक फ्लोरीन पाया जाता है। और जल में इसकी मात्रा, जल में 1 से 2 ppm से फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर, अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब जल में फ्लोरीन की मात्रा 1 से 2 ppm से अधिक होने पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब फ्लोरोसिस रोग संबंधित किससे है? यह हमारी अस्थियों और दांतों से संबंधित है। किससे? अस्थियों और दांतों से, अस्थियों और दांतों से संबंधित है। तो फ्लोरोसिस रोग अस्थियों और दांतों से संबंधित रोग है। यह जल में 1 से 2 ppm से फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ओके, समझ में आई बात? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्लोरीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह भूमि और जल में पाया जाता है, और भूमि और जल में यह क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह हमारी दांतों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है और अस्थियों के खनिजीकरण के लिए भी यह आवश्यक होता है। और जल में 1 से 2 ppm तक फ्लोरीन पाया जाता है। तो फ्लोरीन ppm क्या है? यह जल की सांद्रता को मापने का कार्य करता है। ppm का फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन है। और जल में 1 से 2 ppm से ज्यादा फ्लोरीन की मात्रा होने पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह फ्लोरोसिस किससे संबंधित है? हमारी अस्थियों और दांतों से संबंधित है फ्लोरोसिस नामक रोग, जो कि फ्लोरीन की कमी से हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आगे के बारे में, मिनरल्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।